अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान वटू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे, माशी सूरत हाल पे, सेहत के निज़ाम पे, एजुकेशन पे। इसके अलावा भी इंटरनेशनल जो है तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है मैं उनका तारफ़ करवाता हूँ। पहले मौजूद है खालिद कुरैशी साहब हैं, तज़ियाकार हैं। साथ मौजूद हैं आगा शराज साहब हैं, रहनुमा PTI हैं। और साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज चौहान, मंजिल मुराद पार्टी के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद कुरैशी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करता हूँ, क्योंकि अभी देखा जाए टॉप जो इशू है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, मुआशी सूरत हाल से देखा जाए उस पर हम बड़े कमज़ोर हैं। हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर जा रहे हैं। इस मईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है। जी जी और बड़े अरसे से पाकिस्तान में एक इक़्तिसादी बहरान है, और उसमें एक तो बुनियादी तौर पर यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए, और इकोनॉमिकल उस ग्रोथ के लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। जी जी उसमें पहले यकीनन पॉलिटिकल माहौल भी होना चाहिए, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड होनी चाहिए। फिर जो पॉलिसीज़ हैं, जी जब जी गवर्नमेंट को पॉलिसी देती है, जी जी उस पॉलिसी में भी मैं समझता हूँ यकसानियत होनी चाहिए, लोगों को उसके असरात होने चाहिए। आज हम एक जो चीज़ वटो साहब जो देखते हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर, जी कि हमारा बजट पाकिस्तान में बनता है, अप्रूव वो पार्लियामेंट से होता है, लेकिन जो डायरेक्शन आती है वो हमें ऐसे महसूस होता है कि IMF दे रहा है। जी मतलब पिछले दिनों भी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आया और वजीर ख़जाना का भी आया कि हम बिजली के वेव करने के लिए, ड्यूज वेव करने के लिए जहाँ सैलाब आया है जी तो हम IMF से बात करेंगे। जी तो मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर इकनॉमिकल हमारे लिए बड़े मामलात होंगे। दूसरी बात यह है कि जब तक हम कारोबारी लोगों को, बिजनेस वालों को, इकोनॉमिक वालों को हम अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जी जी और उस वक्त तक हमारे हालात वो ठीक नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ। सही है। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि PTI से ताल्लुक है, आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं। क्या इन हालात में हमारी नौजवान नस्ल जो है डिसहार्ड होकर बाहर जा रहे हैं, और माशी सूरत हाल है, रियल स्टेट की देखें, इसके अलावा और भी बहुत से अदर मसाइल हैं, इसके हल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया AGN न्यूज़ और वट्टू साहब आपका। जी हम दुआ गो हैं आपके चैनल के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। देखें, पाकिस्तान की जो यूथ है पढ़ लिख के अगर मुल्क छोड़ के जा रही है, जी तो पाकिस्तानी अवाम के लिए, अदारों के लिए और बिजनेसमैनों के लिए ये सवालिया निशान है जी कि इतने पढ़े लिखे बच्चे इतनी मेहनत करके अगर मुल्क छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये सरमाया यूथ ही हमारा सरमाया है, तो हमारे मुल्क में क्या रहेगा। दूसरा, कोई भी मुल्क में कोई निज़ाम जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक नहीं चल सकता। मुल्क में अदारे पाकिस्तान के जो अनफॉर्चुनेटली जी वो ज़ोरवार हैं, और बिजनेसमैन, छोटा ताजर हो, इंडस्ट्रियल हो या कोई रेड़ीबान हो, वो पिस रहा है। अगर किसी को थोड़ा सा कोई भी अदारा देख लेता है, FBR लगा ले, किसी भी अदारे की आप मिसाल ले लें, अगर काम करता कोई भी रेड़ीबान है, इंडस्ट्रियल है या कोई देख रहा है, उसको उसी वक्त टैक्स के नोटिस जाएंगे, कहाँ से पैसे आए, नैब के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। आप जब तक बिजनेसमैन को आप उनको इत्मीनान नहीं देंगे तो वो बिजनेस कैसे कर सकेगा। किसी भी मुल्क में उसकी मैशियत का जो दारोमदार है वो बिजनेसमैन, ताजिर का है। ताजिर कम्युनिटी रीढ़ की हड्डी की मानता है किसी भी मुल्क। तो जब आप उसको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा, तो उस वक्त वो काम क्या करेगा। हाक यूथ पहले ही आपकी बाहर जा रही है, जिस तरह आपने फरमाया, बिजनेसमैन को आप तकलीफें दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा इस मुल्क का। मैं तो हैरान हूँ, सर पकड़ के बैठ गया। पूरे पाकिस्तान में यकीन करें, हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर बिजली का बिल दे लेते हैं तो ग्रासरी के लिए घर वाले स्लिप दे देते हैं। ग्रासरी का बिल बड़े मुश्किल से इधर उधर पैसे इकट्ठे करके हम ग्रासरी करके लाते हैं। घर भी आते हैं तो बच्चों की फीसें आ चुकी होती हैं, वो उसी वक्त सर फट रहा होता है, परेशानी, कर्जे उठा रहे हैं, गोल्ड, लेडीज़ के गोल्ड बेचे जा रहे हैं, गाड़ियाँ बेची जा रही हैं, मगर फिर भी घर का खर्चा नहीं चल पा रहा।
हालात इस तरह से मुल्क के हो गए, जब तक ये सारे अदारे, बिजनेस कम्युनिटी, जी। सारी अवाम मिलजुल कर सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे, तब तक ये मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। हम लोग अपने गिरबान में सबसे पहले हमें देखना चाहिए, जी हमें देखना चाहिए कि हमने मुल्क को किस तरह संभालना है। जी चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप इन हालात को बेहतर से देखते हैं, इसके अलावा आपकी एक पार्टी भी है। क्या आप समझते हैं इन हालात को, और उसके बाद आज जो केस लगे हुए थे पीटीए के हवाले से, इस हवाले से कानूनी राय आपकी क्या है? सर, पाकिस्तान जो है ये हमेशा से ही शदीद सियासी और निज़ामी बहरान से गुजरता चला रहा है, और इस वक्त ये शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी। इंसाफ नापैद हो चुका है, और आइन अमलन मुअत्तल है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा आइन। जी। और जब आइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके मातहत तमाम कवानीन भी गैर फाल हो चुके हैं, जी। और इदारे अपनी डोमेन से बाहर हैं। जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और अदर लॉफुल रोल है उनके, वो उसके अंदर नहीं जाएंगे इदारे, मुल्क नहीं खड़ा होने वाला। जी। और जो मुल्क हमारी जो सियासत की बुनियाद ही जमहूरियत है, जो अमलन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है। जमहूरियत का मतलब है कि जमहूर की हुकूमत जमहूर के नुमाइंदों के ज़रिए, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही प्रैक्टिकली। तो इस सारी सूरत हाल के नतीजे में मईशत तबाह हो रही है, बच्चे इस मुल्क से भाग रहे हैं, नाउमीदी है, कहीं पे रिसोर्सेज का बेबहा ज़िया हो रहा है, और वो बोझ भी अवाम पर डालकर बिजली के बिलों की सूरतों में, दूसरी सूरतों में उनका जीना महाल कर दिया गया है। जीना मुमकिन नहीं रहा अमलन, और मोस्टली लोग जो है वो लिक्विडेट हो चुके हैं, बैडली लिक्विडेट हो चुके हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं इस वक्त जीने के लिए। तो ये मुल्क को रहने के काबिल छोड़ा नहीं जा रहा। मालूम नहीं कि ये सब कुछ नाअहली से हो रहा है या किसी एजेंडे के तहत हो रहा है। अच्छा, हर सतह पे जो कुछ हो रहा है, जी। वो ये समझ नहीं आती कि इसके पीछे हिकमत क्या है, और अगर हिकमत नहीं है तो या नाअहली है, तो या किसी एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है जिसका हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो एजेंडा क्या है। खालिद कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो हमारे नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली के हों या अदर हों, क्या वो क्या कर रहे हैं इस मईशी सूरत हाल, इसके अलावा ताजर बरादरी हैं और बड़े रियल स्टेट के जो मसले हैं, हालांकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इसको बेहतर करने के लिए सब एक जगह इकट्ठा होना चाहते हैं। जिस तरह आगा साहब ने भी कहा कि अदारे तंग करते हैं, नोटिस भेजते हैं, कोई काम करना चाहे भी तो उसको करने नहीं दिया जाता। तो जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनको इस पे ज़रूरत नहीं पॉलिसी बनाने की और उस पर तवज्जो देने की? बिल्कुल, पॉलिसी क्यों नहीं बनानी चाहिए। वो अवाम के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों की जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट में है, जी। कौमी असम्बली में है, सेनेट में है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि इस हवाले से वहाँ गुफ्तगू ज़रूर होती होगी, वहाँ पर मसलन तकरीरें भी ज़रूर होती होंगी। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने बरमला करप्शन के हवाले से भी बेशुमार बात उन्होंने वीलॉग भी किए, इंटरव्यूज भी किए, उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया। दूसरी बात देखें, रियल स्टेट जो है पूरी दुनिया में देख लें, मसलन अमेरिका की जमहूरियत है, 200 साल 250 साल की जमहूरियत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि जो $50 मिलियन लेके अमेरिका आएगा, हम उसको गोल्ड कार्ड भी देंगे और हम उसको स्टेटस भी देंगे। दुबई में आप चले जाएं, एक विला ले लें आप, तो वो आपको स्टेटस देते हैं। अच्छा, सारी दुनिया से जो पैसे जो चोरी करके जाते हैं वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में। हमारे मुल्क में मुझे नहीं पता कि पॉलिसी कौन बनाता है, या उनको पॉलिसी का पता भी है मेंबर पार्लियामेंट्स को, कि यहाँ पर 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन अगर बैंक से हो तो उसको वो इंटीमेट करते हैं, एफबीआर को वो नोटिस देते हैं कि 5 लाख रुपए आया कहाँ से और गया कहाँ पर है। आज ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में अगर हम देखें तो जो ओवरसीज रेमिटेंस आते थे वो 90% रियल स्टेट में आते थे, और रियल स्टेट में 46 डिपार्टमेंट थे, मुख्तलिफ लोगों के रोजगार थे, मुख्तलिफ लोगों का कारोबार था, मुख्तलिफ शोबा हाय थे। और वहां पर उसमें सूरत हाल ऐसी है कि ये रियल स्टेट से दोस्त हैं, आगा साहब हैं, ये रियल स्टेट से वाबस्ता है, मैं भी रियल स्टेट से हूँ। जी बिल्कुल। आप यकीन करें कि कोई नाम भी नहीं लेता इन्वेस्टमेंट का। तो अगर ये हालात रहेगा उस जगह में जहाँ लोग ये समझते थे 100% सरमायाकारी महफूज है, वहां अगर नुकसान हो रहा है तो बाकी और क्या, मतलब किसी जगह क्या आएगा। दूसरी एक मैं आखिरी बात ज़मीनन कहता हूँ कि आप इस 2025 में रोल्स रॉयस गाड़ी आई है पाकिस्तान में एक, और वो सियालकोट के एक कारोबारी आदमी ने ली,
जी। और जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसके फुटबॉल बना के सियालकोट वालों ने दिए, पूरे पाकिस्तान में आपने निशाने इम्तियाज दिए, सब कुछ दिए, उस कारोबारी आदमी का तो नाम भी किसी ने नहीं लिया जी। कि तुम इतना ज़र मुबादला लेके आए हो, हम ऐसा। तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट की सतह पर। तो इसलिए चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए जी। कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह आप पीटीआई से हैं और हुकूमत में भी रहे, क्या हमारी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है या उस पे काम नहीं होता? क्या ऐसी वजह है कि ताजर बरादरी भी आज परेशान है? इसके अलावा अदर अदारे भी, देखिए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से भी हम नीचे से नीचे जा रहे हैं, और हालिया जो सैलाब है उससे भी। इसका हल क्या है? देखें, आपने ठीक कहा कि पॉलिसीज बनी हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जी जी। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर एक अदारा अपनी तरफ खींच रहा है, हर चीज़ को अपनी तरफ माइल कर रहा है और अपना कानून उन्होंने खुद बनाया हुआ है। जी। और इसी तरह बिजनेसमैन को आप जब तक रिलीव नहीं दोगे, आप दूसरी कंट्री तुर्की देख लें, ओवरसीज आपने पाकिस्तान में आप रेमिटेंस भेजते थे, आज वो पैसे ही नहीं भेज रहे, कोई पेमेंट नहीं भेज रहा, सिवाय अपने घर वालों के खर्चे के लिए जो भेजते हैं, बस आप खाना पीना खाओ, बस घर पे बैठ जाओ। पहले वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिस तरह कृषि साहब ने कहा 45 से प्लस इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जी जी। वेंडर देख लें, एल्युमिनियम वाला, टाइल्स वाला, एसेसरीज वाला, बिजली वाला, रेत वाला, स्टील वाला, इसी तरह मैं सब हर एक के नाम गिन के बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी FPCCI कन्वीनियर कमेटी डेवलपर्स का मैं कन्वीनियर हूँ। जी जी। FPCCI जो फेडरेशन है ऑफ पाकिस्तान है, और इस्लामाबाद चैम्बर में मैं खुद अपोजिशन भी कर रहा हूँ। मेरा ग्रुप है, एक टीम है मेरी, मैं उस ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मैं बिज़नेस कम्युनिटी को बखूबी तरीके से जानता हूँ, मगर बिजनेसमैन इस वक्त बिल्कुल बेतमाद हुए हैं। और सबसे बड़ा रेमिडेंस मैं पहले भी कह चुका हूँ, ओवरसीज़ का आ रहा था, और वो भी बेतमाद हुए हैं। उनको जब तक आप रिलीव नहीं दोगे, इतमाद नहीं दोगे, पाकिस्तान में कौन पैसा लगाएगा? जब पाकिस्तान में पैसा लगेगा तो आवाम के पास कोई, किसी को नौकरी मिलेगी, किसी को बिजनेस मिलेगा, किसी न किसी तरीके से वो पैसा पाकिस्तान में खर्च होगा। अच्छा, कुछ लोग खुदा की तरफ से इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी सियासतदान और जो हमारे 22 ग्रेड के जो ऑफिसर सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, इतना कुछ पढ़ लिख के भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मुल्क का जो हालात है, मैं आई एम सॉरी, मेरे सब सीनियर हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह इस मुल्क के, वो भी जिस तरह मैं शहरी हूँ वो भी शहरी है, मगर मुझे हक है, वो सीटों पे बैठे हुए, मैं उनके ऊपर तनकीद कर सकता हूँ। क्यों? कि वो सीनियर सियासतदान है या पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें इतनी अहलियत नहीं है। हमारा मुल्क 75 से 80 साल हो गया बने हुए, ये मुल्क पीछे जा रहा है। दूसरे मुल्क बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इंडिया तो बहुत आगे, या दूसरे सराउंडिंग में हमारे चाइना देख लें, तरक्की याफ्ता मुल्क देख लें, ये हमारा मुल्क उल्टा कर्जों में डूब रहा है। IMF का हर वक्त हमें सहारा मिलता है, हर वक्त सहारे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो क्या हम ये लोग इंटेलिजेंट है? मैं समझता हूँ इनका कोई विजन नहीं। अगर इनका कोई विजन नहीं तो नकल ही उतार लें किसी मुल्क को देख के। दूसरे मुल्क ने, कुरैशी साहब ने, मैं फिर इनका नाम लूंगा, इन्होंने कहा कि अपने मुल्क में आने दें, बिजनेसमैन को आने दें, सरमायाकार को आने दें, उनके ऊपर ये शराइत रखें कि हमारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, हम आपको ये नेशनैलिटी देंगे। ये नेशनैलिटी की भी कैटेगरी है। जिस तरह आप अफगानी को नकार रहे हैं, अफगानिस्तान को, मैं कहता हूँ किसी भी मुल्क में हर एक आदमी बुरा नहीं होता, उनमें भी कोई अच्छे भी हैं, कोई बुरे भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और नुकसान करने वाले भी हैं। बिजनेसमैन जो पुराने 50, 60, 100 साल से इधर बैठे हुए हैं, उनके इधर फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारोबार करने वाले हैं, तो उनके 2-2, 3-3 खानदान हैं, उनको आप इधर रेजिडेंस दें, ID कार्ड दें, मगर उनके बिजनेस चेक करें। जी बिल्कुल। एक बंदा है या एक फर्द है या 2 बंदे हैं जो इधर आके दहशतगर्दी फैला रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं, या उनको निकालें इस मुल्क से। जी चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस तबाही का जो हल है, इस क्या है, और इस तबाही को लाने वाले कौन हैं? इस मुल्क को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा? क्योंकि आप इसको बड़ी अच्छी तरह देखते हैं और इसकी रिसर्च भी आपके पास, क्या कहते हैं? सर, पहले तो मेरी राय है कि वी नीड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज नो एनी अदर सोल्यूशन। और ये पार्लियामेंट्री जब तक होगा, ये मिसयूज होता रहेगा, नंबर गेम्स चेंज करवाई जाती रहेंगी और इदारे तबाह किए जाते रहेंगे। नंबर 1, दुनिया में इस वक्त जितने ममालिक भी तरक्की कर रहे हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे कर रहे हैं। नंबर 2,
हमें आइन को और तमाम कवानीन को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, और हमने ओवर लेजिस्लेशन कर दी है। ओवर लेजिस्लेशन ने इस मुल्क के निज़ाम को ब्रेक लगा दी है। लेजिस्लेशन ज़्यादा हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नंबर 3 मेरे जो है इसमें वो ये है कि हमें पब्लिक सेक्टर को दोबारा रिव्यू करना होगा, इसको राइट साइज करना होगा, गैर ज़रूरी इदारे ख़त्म करने होंगे, गैर ज़रूरी ओहदे ख़त्म करने होंगे, मनसब ख़त्म करने होंगे, और पब्लिक सेक्टर पे जो लोड है इसको ख़त्म करना होगा, पब्लिक एक्सचेकर से जान छुड़ानी होगी। फिर हमें देखना होगा कि किसी भी कौम ने खड़ा किस बुनियाद पर होना है। देखें जी, आपके मुल्क का जो फ्रंट लाइन एक्चुअल वॉरियर है वो आपका इंजीनियर है और आपके ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं, जिसने इस मुल्क की मैशत खड़ी करनी है, जिन्होंने जॉब्स क्रिएट करनी है, और जिन्होंने इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने। दुनिया जितने ममालिक इस वक्त तरक्की पे हैं इंजीनियरिंग के सिर पर है। आपने जेट्स ले जाके इंडिया को बेहतरीन डिफीट दी, लेकिन वो जेट्स बनाने में पाकिस्तान के किन किन इंजीनियर्स ने रोल दिया? वो जो आप जिस चीज़ पे उनको डिफीट किया, आपने उनको उनका सब कुछ जैम करके रख दिया, उसके पीछे कौन से इंजीनियर्स थे? उनका नामो निशान नहीं है, उनको कोई अवार्ड तक नहीं है। एक चीज़, तो जितनी कौमें इस वक्त खड़ी हो रही है, चाइना खड़ा हो रहा है इंजीनियरिंग के सिर पे, जो आज उसने अपनी परेड में दिखा दिया कि वो क्या क्या वेपन लेके वो इंजीनियर के सिर पे है। आप जर्मनी चले जाएं, जापान किसके सिर पर खड़ा हुआ है, और आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को का वो हशर किया गया और इसके ऊपर DMG सवार कर दी गई। इसके ऊपर दूसरे जिन लोगों का काम ही नहीं था और जो लोगों को अपने वहाँ तक रहना चाहिए था, वो DC कमिश्नर या अपने SMBR लगते, लेकिन उनका ये काम नहीं कि वो डेवलपमेंट के इदारों के सेक्रेटरी लग जाएं, या आप रिटायर्ड फौजी अफसर उठ के तो वो अब्डा के चेयरमैन बन जाएं, तो फिर इदारों का यही असर होगा। तो आपको प्रोफेशनलिज्म लानी होगी, आपको यहाँ पर इंसाफ इंश्योर करना होगा हर लेवल पे। जब तक हम क्लियर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट, फेयर एंड अनफेयर नहीं डेवलप करेंगे एज अ नेशन, हम सच पे खड़े नहीं होंगे, हम राइट पे खड़े नहीं होंगे, हम इंसाफ के साथ खड़े नहीं होंगे, हम फेयर के साथ खड़े नहीं होंगे, हम इसी तरह एक हजूम बिला डायरेक्शन रहेंगे। और हमें इकट्ठे होने की जरूरत नहीं, सबको कोई इकट्ठे नहीं हो सकते। इंसानों को क्या इकट्ठा करेंगे? इकट्ठा करके इतनी आवाज़ों को आप मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको राइट लीडरशिप चाहिए, जिसका जो काम है उसको उस काम तक रहना पड़ेगा, अपने रोल को कन्फाइन करना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री लगाना इदारों का काम नहीं है। जब इदारे इंडस्ट्री लेकर आ जाएंगे तो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री खड़े ही नहीं कर सकता उनके मुकाबले में, क्योंकि इदारों को वो सहूलतें हासिल हैं जो प्राइवेट को हासिल ही नहीं हो सकती। तो आप बाकी इंडस्ट्री खत्म कर देते हैं। अब जिस फील्ड का भी एक इदारा इंडस्ट्री लगा देगा तो फिर आप समझ लें कि उस फील्ड में कोई दूसरा शख्स तो इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता, चला ही नहीं सकता। बड़ा वैलिड पॉइंट। कहने का मकसद है कि इदारों का क्या काम है कि वो अपनी इंडस्ट्रियां बनाए, इदारों का काम अपने रोल तक है। ठीक है, आपको इस मुल्क को दोबारा रिव्यू करना होगा और राइट और रॉन्ग की तखसीस करनी होगी, और जो कुछ गलत हुआ इसको एड्रेस करना होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वोट भी मैट्रिक से नीचे का वोट खत्म करें। कम अज कम वोटर की उम्र के एतबार के वाले से के अलावा मैट्रिक तालीम हो तो वो वोट डाल सके। FA वाला वोट डाले तो डाले 1 वोट, गिने 2 जाएं। BA वाला डाले तो डाले 1 वोट, गिने 3 जाएं। मास्टर वाला डाले तो 4 गिने जाएं, PhD वाले 5, ताकि वोट गिनने की बजाय तुलने का निजाम आ जाए। चौहान साहब, आप जब ये चीजें लेकर आएंगे तो मुल्क खड़ा हो। चौहान साहब, ब्रेक का टाइम है जी। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं गुफ्तगू को यहीं स्टार्ट करते हैं।